चौराहे पर सीढ़ियाँ। एक शाम कुछ इस तरह का मन में विचार आया कि चार पंक्तियाँ इसलिए लिखें कि हम उसे ऐसी शक्ल दे सकें, पढ़ने वाला कहे कि सुंदर कविता है। और मैंने आरंभ की कुछ पंक्तियाँ लिख करके और उसे छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगा कि कोई विचार है जो और कौंध रहा है, कि ऐसा क्या है जो सीढ़ियाँ जिनको मैं घर से बाहर निकालना चाहता हूँ, तो उसकी क्या खास इच्छा शक्ति है कि मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों हो सकता है कि सीढ़ियाँ घर से अलग हो जाएं। इसके बाद में मुझे पहली बार एक छोटा सा बिंब ये समझ में आया कि सीढ़ियाँ आरोहण का सबसे सुंदर प्रतीक है, ऊपर की ओर बढ़ने का। सीढ़ियाँ नीचे की ओर उतरने का सबसे सुंदर प्रतीक है। किस तरह हम कुशलतापूर्वक अपने जीवन के आरोहण की ओर बढ़ते हैं और फिर उसी ढलान में उतनी ही सहजता से उतर पाते हैं। तो ये एक सुंदर बिंब है जो सीढ़ियाँ हैं। दूसरा बिंब मैंने ये देखा कि अगर ये जीवन का आरोहण सीढ़ियाँ हैं तो जीवन क्या है? तो जीवन हम जो जी रहे हैं वो घर है। जो जीवन हम जीना चाहते हैं वो हमारा अपना घर है और उन सीढ़ियों के मार्फत हम उसका आरोहण करते हैं और उसी सुगमता से उतर भी जाते हैं। फिर इस कहानी के अंदर मुझे इस तरह से, जब मैंने पहला लिखना शुरू किया ड्राफ्ट, तो मैंने इसे 1800 शब्दों में लिखा था। और वो 1800 शब्द ये कहते थे कि सीढ़ियाँ जो है वो हमारी बहन, बेटियाँ, हमारी माँ, बुआ, चाची और एक स्त्रीलिंग है जो हमारे घर का हिस्सा है। इसलिए कि अगर कोई स्त्री नहीं है समाज में तो उस समाज का आरोहण असंभव है। वह समाज आगे बढ़ नहीं सकता है कोई भी सूरत में। लेकिन सामाजिक ढांचा इस तरह से बिगड़ करके बर्बाद हो गया है कि घर अपने अहंकार, अपने अस्तित्व और अपनी तमाम जो उसको उपलब्ध हासिल जो सुख सुविधाएं हैं उनके मार्फत उनको इकट्ठा करके बैठा हुआ है। स्त्रियां जो हैं वे जो इस समाज को आगे की ओर बढ़ा रही हैं, घर को नया आयाम दे रही हैं, घर को नई दिशा दे रही हैं, वे ये तय करती हैं कि इस घर की वंश वृद्धि जो है वो सीढ़ियों के बिना संभव नहीं है। आप उसके अगले पायदान पर नहीं जा सकते। तो इसके साथ मैंने लिखना आरंभ किया था इसको। तो मूल कथ्य जो था उसे लिखते हुए मेरे पास दो रास्ते थे। एक ये था कि मैं इसे पूर्णतया रूपक कथा कहूँ जो बिंब के जरिए हो, जिसमें कोई इंसानी पात्र नहीं। उस स्थिति में क्या होता कि घर, सीढ़ियाँ, दीवारें, चौराहे, रास्ते, गलियाँ, ये सब बातें करते हैं। लेकिन वो जो कहानी सामने आती बन करके, मुझे उस पर कुछ डाउट थे। कुछ इस तरह का कि वो एक इतनी अधिक रूपकों से भरी हुई सघन कथा हो जाएगी कि उसके सहज अर्थ लगाने के लिए आपको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा। हम जिस आम आदमी तक अपनी बात कोई रूपक के जरिए कहना चाहते हैं, वहाँ वे रूपक इतने अधिक क्लिष्ट हो जाएंगे कि उसमें कोई चाव, कोई रस, कोई आनंद नहीं बचेगा। तो जो बात कहनी है वो एक खूबसूरत ऐसी चीज़ बन के रह जाएगी कि जो दिखने में तो बड़ी सुंदर दिख रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी उपयोगिता कुछ नहीं है। तो मैंने इसके अंदर इंसानी पात्रों को भी बाद में शामिल किया। अब मैं कुछ हिस्से हैं उनके बारे में फौरी तौर पे कुछ बातें बताता हूँ कि मैंने ऐसे बिंब क्यों चुने, उन बिंब के पीछे मेरा चुनने का मंतव्य क्या था। असल में कोई भी बिंब या रूपक कथा कोई भी लेखक को कभी खोलनी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं खोलनी चाहिए कि हम जो लिखते हैं उस लिखने की हमारी अपनी सीमाएं, लेकिन पाठक जो पढ़ता है उसकी अपनी अलग सीमाएं। आपने जो चीज़ सहज प्रवाह में कह दी, लोग उसे वाह 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 कहते हैं, तो आपको लगता है कि वो आपने उतनी ही बात कही जितनी आपकी सीमाओं के दायरे में थी, लेकिन सुनने वालों ने उसके विभिन्न अनेक अर्थ लगाए। आपकी सीमाओं से बढ़कर अपने सामर्थ्य से दूर दूर के अर्थ लगाए। तो आप जिस रूपक कथा को खोलना चाहते हैं, वो रूपक कथा को खोलना एक तरह से एक लेखक का नहीं, एक पढ़ने वाले पाठक का खोलना होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि लेखक ने खोला है। मैंने भी मेरी कहानी को एक अच्छे पाठक के तौर पे पढ़ा और मैंने क्या समझा मैं वो खोल सकता हूँ, लेकिन हर पाठक उसको अलग ढंग से खोल सकता है।
इस कहानी के कुछ जो हिस्से हैं वे मुझे इसलिए भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कई बार इसे खुद पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें भीग जाती हैं। इसलिए भीग जाती है कि जो रूपक चुनने के दौरान मैंने अपने आसपास के जीवन के जिन लोगों को देखा, जिन स्त्रियों के छोटे छोटे सुख सुने और उनके बड़े बड़े दुख देखे, मैंने जिन स्त्रियों के साथ रहते हुए अपनी माँओं को पिटते हुए देखा, अपनी बहनों को घर के ही लोगों के द्वारा सताए जाते हुए देखा, मैंने उन पर पाबंदियां थोपते हुए समाज को बाद में देखा, घर को पहले देखा। तो वो सब चीज़ें, वे दुख, वे किस तरह से मेरे भीतर आते हैं, ये एक पूर्णतया व्यक्तिगत सोच और समझ है। लेकिन इसके अर्थ हर व्यक्ति के साथ में अलग तरह से होते हैं। उनके अपने अनुभव हैं, उन्होंने अपने ढंग से अलग सुख देखे हैं, उन्होंने अपने ढंग से अलग दुख देखे हैं। मैं इस कहानी को यहाँ से आरंभ करता हूँ कि बरसों धूप में जलने और जाड़े में ठिठुरने के बाद अनमनी उदास खड़ी रहने वाली सीढ़ियाँ एक दिन हमारे बरामदे से अलग होकर बाहर की ओर निकल। मेरे मन में एक बहुत ही सहज सा ये दृश्य था कि जब आप अपने ही परिवार के एक हिस्से पर बहुत सारी पाबंदियाँ थोपते हैं और वह उन्हें जब नहीं बर्दाश्त करता है तो वो छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। सीधे सीधे जो शब्द हैं उनमें कहें तो ये कुछ इस तरह का है कि समाज की रवायतों को, उसके रीति रिवाजों को, उसकी पाबंदियों को छोड़ करके एक घर की लड़की घर से बाहर कदम रखे। वो इस बात से इनकार करती है कि मुझे जिस तरह से मोड़ा रखा जाएगा मैं उसका विरोध करती हूँ। यहाँ से कहानी आरंभ होती है। और इस कहानी में पहला जो मैंने बिंब लिया कि जब वो सीढ़ियाँ घर से बाहर आ जाए, बाकी तो आपने सुन लिया सारा कि मैंने इसमें खूब सारा ऐसा काम किया है जो आमतौर पर हम जब भी लिखने बैठते हैं, कविता तब करते हैं कि उसमें बहुत सारे बिंब होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं। तो इस तरह की भाषा इसके साथ में बहती लगातार। तो सीढ़ियाँ जब बाहर आती हैं तो गली क्या है, सड़क क्या है। मैंने कहा कि हमारा शिक्षा तंत्र, जो एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, वो सड़क है, वो हमारा वो रास्ता है जो हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए, हमें अपनी बेड़ियों और जड़ता से मुक्त होने के लिए आगे बढ़ाते हैं। हम घर में बैठे हुए हैं, हम बेड़ियों में हैं, रूढ़ियों में हैं, जकड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम बाहर सड़क पे आते हैं तो सड़क पे आते ही हमारी बेड़ियाँ टूटती है, हमारी जड़ता समाप्त होने लगती है, हमें एक सचल होने की अभिव्यक्ति आती है कि हम चल रहे हैं, चलायमान हैं। तो जो रास्ते जो हैं, और वे रास्ते खुश हैं, जब वो बाहर आ रही हैं सीढ़ियाँ तो रास्ते खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि उन रास्तों को ये लग रहा है कि अपना परिष्कार का हक हर एक को है। ये शिक्षा तंत्र इसीलिए है कि हर कोई पढ़े लिखे समझे और अपने भले बुरे को सोच करके आगे बढ़े। इसी में ये जो दूसरा हिस्सा आता है कि जहाँ पिताजी दाढ़ी बनाने में इतने पारंगत थे कि बिना आईना देखे साफ सुथरी, बिना कटे छिले वाली दाढ़ी बना लिया करते थे। ये जो है दृश्य बड़ा आम है। इस दृश्य में मुझे एक खास तरह की पारंगत होने की और उस काम में पारंगत होने के अभिमान की बू है। मुझे लगता है कि जिन सुख सुविधाओं के साथ आप जी रहे हैं उनको दरकिनार करके आप अपने किसी हुनर के साथ एक ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम को करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ऐसा करते हैं। तो समाज की जो अभिरुचियाँ हैं, जो उसकी रूढ़ियों की ओर ले जाती, जो ऐसी अभिरुचियाँ, हम सब उसमें पारंगत होना चाहते हैं। फलां व्यक्ति क्या कहेगा, आपकी बेटी कहाँ जा रही है, आपकी बेटी ने क्या किया, आपकी बेटी कहाँ गई, आपकी बेटी ने ये पहना, वो बोला, वो ओढ़ा, वो देखा। तो हम क्या करते हैं कि हम समाज की खुशी के लिए उस आईने को छोड़ देते हैं जिसमें हमें हमारा असल चेहरा दिख रहा है। हम अभिमान से भर के अपने कोई काम में पारंगत होने का, हुनरमंद होने का ड्रामा करते हैं घर में। हम ये उनको दिखाना चाहते हैं। जो नवनीत जी खुश होंगे, इनकी बेटी के लिए ये इतने सख्त है। सख्ती एक खास तरह से हमारे समाज में ऐसी रूढ़ी है कि जो हम हमारे लिए नहीं लाते, हम बाहर के लोगों के लिए लाते हैं। हमने इनको रोका, देखो मेरी बेटी ऐसा करती तो मैं उसको गोली मार देता, मैं उसको फांसी पे लटका देता। ये गर्व, ये दर्प, ये अभिमान, झूठ, खोखलापन समाज के हर हिस्से में, हर जगह पे आते हैं। पिताजी दाढ़ी बना रहे हैं, आईना नहीं देख रहे हैं वो अपना, लेदर शेविंग क्रीम रखी उसका उपयोग नहीं करते हैं वो।
उनको अभिमान है इस बात का कि मैंने सब ठीक कर दिया है, मेरे घर में सब कुछ ठीक है। उन्हीं बातों को मैंने सिर्फ एक इस बात से कहा कि पढ़ने वाला ऐसे समझे कि आप क्या करते हैं, क्या इसमें क्या खूबी क्या है, आपने क्या कर लिया ऐसा कर, इस काम में हुनरमंद होने का क्या फ़ायदा क्या है, आप ये बताएं कि जो आप औरों को दिखाने के लिए इस तरह से करते हैं। अगर आपको इसके अंदर वक्त बचता है, अगर आपके पास में इसका कोई धन का आपको लाभ हो तो आप उसके बारे में सोचें। तो इस तरह के अनेक बिंब मैंने इस कहानी को लिखने के दौरान हर जगह जो सामाजिक जीवन में घटने वाली रोज़मर्रा की घटनाएं हैं, उनको घटनाओं को उनसे जोड़ा कि ये चीज़ें किस तरह से हमारे रिश्तों को और हमारे जीवन के आरोहण को प्रभावित और बाधित करती। वो चीज़ मैंने उसके अंदर लिखने में शामिल। एक था कि दादा का बस जो सामान्य हुआ वह था दादा का मुलायम वाली खद्दर की धोती से अपना चश्मा पहुंचना। जिस तरह से पिताजी ये काम करते हैं कि मैं इस तरह से शेव कर लेता हूँ, उसी तरह से दादा एक ऐसी चाल के आरोहण और वर्तुल के अंदर घुस गए हैं जहाँ वो समझते हैं कि इन रीति रिवाजों का निर्वाह करना ही हमारा परम धर्म हो गया है। सोचने समझने के दायरे को वे सीमित करते हैं, वे एक गोल लकीर खींचते हैं कि नहीं, हम इसके बाहर कुछ नहीं है, जो है वो इसके भीतर है। यानी जो मैं करता हूँ, जिस तरह से उनकी जो विशेषताएं सामने आती है, चारित्रिक विशेषताएं, वो उनके काम करने में, चश्मा साफ करने में, कि जब घर से सीढ़ियाँ बाहर जा रही है, यकीनन आप अपना चश्मा उतार कर उसे साफ करने के बारे में नहीं सोचेंगे। उसमें से कोई दृश्य आपको नहीं दिखाई देगा कि इसमें से ऐसा कुछ दिखाई देगा कि आप उसका हल निकालेंगे, लेकिन नहीं। मैं बिंब के तौर पे कहता हूँ कि वो जानते हैं इस बात को मैं गलत हूँ, वो जानते हैं ये सही है, वो जानते हैं कि इस स्थिति से बचा कैसे जाए, इसके लिए क्या ड्रामा किया जाए, क्या छद्म आवरण ओढ़ूँ, क्या किस तरह की हरकत करूँ कि उससे ये लगे कि ये दादा की आदत है, दादा ऐसे ही है। दादा ऐसे ही इसलिए क्योंकि दादा चाहते हैं जिन रूढ़ियों के अंदर घिरा हुआ हूँ उन रूढ़ियों से आप भी आगे बढ़ो। तो वो क्या करते हैं, सीढ़ियों पर चिंता जाहिर नहीं करते, सीढ़ियों के बाहर निकलने पर खुशी नहीं करते, सीढ़ियों के बाहर निकलने पर किसी को सावचेत नहीं करते क्या घटित हो रहा है, वे अपना चश्मा खद्दर की धोती से साफ करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक आक्रोश था उस घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, जिससे हमें सबसे पहली अपेक्षा थी कि वो अपनी बच्चियों का साथ दे, वो नहीं देता साथ, वो एक तरह के स्वांग में लगता है। इसी तरह से बहुत सारे मैंने असंख्य बिंब इस कहानी के दौरान, लिखने के दौरान खूब आनंद उठाया। और उन सब ये जो बिंब थे, इनमें ये था कि जो रास्तों को इससे गरज नहीं थी कि इन दिनों कैसा स्टफ उनका उपयोग करता है। हर एक शिक्षा का अध्याय कुछ तय करता है, वो सिखाता है हमें कि ये काम इस तरह से किया जाएगा। और हर एक अध्याय के दौरान इस तरह का अवसर आता है कि जब आपकी सिखाई हुई चीज़ का जिस बेहतरी के लिए उपयोग होना होता है, उसी का समान रूप से जो अनर्थ के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो हमारे भीतर एक ऊब आती है, हमारा अपना शिक्षा तंत्र जिसे हमने बनाया, उस शिक्षा तंत्र में कि जिसका कोई लाभ नहीं दिख रहा हो, तो हम अपने भीतर की ऊब को इस तरह से व्यक्त करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ाया था, हमने बताया था ये प्रश्न इसको इस तरह से हल किया जाता है, लेकिन नहीं करते लोग, बच्चे नहीं समझते, नहीं सुनते। तो क्या स्टफ उनका उपयोग करता है, ये भी एक बिंब। इस तरह के बिंब का साथ में उपयोग करते हुए रास्तों ने सीढ़ियों को घर से बाहर आते देखा तो मगरमच्छ सी गुलाची खाई, सारा कूड़ा करकट किनारों पर जाकर सिमट गया। ऐसा होना बेहद लाजमी था। ये मैं शिक्षा तंत्र की ही बात कर रहा हूँ कि अगर कोई उस सिस्टम के अंदर आ रहा है तो वो सिस्टम हैप्पी है, वो चाहता है, वो उसका खुलकर स्वागत करता है, आओ पढ़ो जानो सीखो दुनिया क्या है, हम क्यों आए यहाँ पर, किस लिए। वो खुश हो जाता है। उसकी खुशी का इजहार इसी बात का है कि इसी रास्ते से आपका सुख और मेरे होने का अर्थ है। तो ऐसे जो ये बिंब है, इनके साथ में सीढ़ियाँ, हर मौसम में सीढ़ियों का अपना एक अलग रंग हुआ करता था। गर्मियों में सीढ़ियाँ किसी पंखे की तरह हवा दिया करती थी, सर्दियों में धूप की बाटियाँ सेकती, बारिशों में चमकती हुई आंखें मटकाती रहती थी। रास्ते ने जाती हुई सीढ़ियों पर आज कोई खुशी, कोई अफसोस नहीं देखा। रास्ता न मुस्कुराया न रोया, उसकी आंखें भी पनियल नहीं हुई। वह सम्मोहन की मुद्रा में उल्टे पड़े घड़ियाल की तरह आसमां को अपना पेट दिखाता था। शिक्षा तंत्र के बारे में मेरा इस सोचना समझना था कि वो खुश है, वो हेल्पलेस है, उसके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि वो आपको रास्ता दिखा दे।
और उसके बाद में सीढ़ियों के होने का स्थान और काम तय था। कोई भी समझ सकता है हमने कितनी पाबंदियाँ थोप रखी, तुमको क्या करना है क्या नहीं करना, तुम दुनिया में क्यों हो क्यों नहीं, तुम आए हो तुम्हें कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। मैंने यही बात ठीक यहीं पर कहनी चाहिए। मुझे कितना वक्त देना चाहिए? कहिए आपको। ठीक है, तो आप जिस जो कथाक्रम से होते हुए निकलेंगे तो आपको हर बार नए सिरे से अर्थ मिलेंगे, नए सिरे से ही समझ में आएगा कि दुख तकलीफ और बिंब क्या है। सीढ़ियाँ रास्तों से होती हुई चौराहे के पास पहुंच गई, चौराहा भीड़ से उबा हुआ था। एक हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि तंत्र है, गवर्नेंस है। एक उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारा अपना सोसाइटी है, समाज है, उसके रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं। एक हम बोलते हैं कि हमारे उसी में हमारे पंच हैं, हमारे साथ में न्यायविद हैं, सरपंच हैं। तो चौराहा वस्तुतः उसी सामाजिक ढांचे का सबसे सुंदर बिंब है कि जहाँ से हमें अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए सहूलियत है कि हम किस कार्य के लिए किस ओर जाएं और क्या पाएं। लेकिन वही सिस्टम भीड़ से उबा हुआ है, घबराया हुआ है, कुचिल्लकों से थक गया है कि जो मनुष्य खुद का अपना परिष्कार न कर सके उसके लिए एकमात्र सिस्टम ही जिम्मेदार नहीं हो सकता है। सिर्फ चौराहा आपको ये नहीं बता सकता है कि मैं आपका परिष्कार करूं। हम सब लोगों ने अपने आप को बंद किया हुआ है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि वो स्वतः खुलता जाए, हम कोई अपनी ओर से एफर्ट न लें, आगे न बढ़ें। तो यहाँ जो बिंब चौराहे का, इसमें एक जगह मैं लिखता हूँ कि वो इसलिए खुश था कि उसके पास सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों पर चढ़कर बच्चे आ सकते थे। इसी सारे सिस्टम में, गवर्नेंस में, जुडिशरी में, हर जगह जीवन का जहाँ आरोहण है वहाँ अगर नई फसल नई नस्ल नहीं है तो उस सिस्टम के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक आखिरी रास्ता है कि वो ख़त्म हो जाए। चौराहा इसलिए भी खुश था कि स्त्रियाँ हैं, स्त्रियों के होने से जीवन है, वंशवृद्धि है, हम आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं, तो वो खुश था। इसके बीच में कुछ और बिंब मैंने उपयोग में लिए, आप उनको खुद अपने स्तर पे जानिए, समझिए। और मैंने जो कुछ इस तरह की बातें लिखी कि लोक चाव की बातें, कि ये जो रास्ता कहीं नहीं जाता, तो ऐसा आमतौर पे हम बोलते हैं, हम सुनते हैं बचपन से, बहुत सारे लोग कहते भी हैं। तो लोक चाव की चीज़ें कोई भी रचना को पढ़ने में इतनी वो फ्यूल का काम करती, ईंधन का काम करती है। अगर बीच में कोई आपकी सुनी देखी समझी हुई बात आती है तो वो आपको आगे की ओर धकेलती है। पीपल का जब आया जो है जिक्र, तो पीपल जो है हमारी शुद्ध रूप से न्याय व्यवस्था के बारे में मैंने उसे लिया। तुलसीदास जी ने कहा भय विमुक्ति बोध गोसाई, उसी का मैंने यहाँ सहज और सरल रूप लिख दिया कि जिससे भय था उसी से प्रीत थी। पीपल पूज्य है, पीपल के नीचे छाँव नहीं होती, पीपल से रात को भूत आवाज़ें आती है, ये हम सब जानते हैं। पीपल की छाँव में बैठना छाँव में बैठा हुआ नहीं माना जाता। वो न्याय व्यवस्था जिससे हम अपेक्षा करते हैं, बरसों बरस हम वहाँ होते हैं उसकी शरण में, लेकिन छाँव नहीं होती है वो। हम जानते हैं कि पीपल का नोकदार पत्ता जो है वो मैं इस तरह से जो दंडित कर सकता है कि उस दंड में कहीं पे बचने की गुंजाइश नहीं। इसलिए हम उसे पूजते हैं, उसके गोल जो है चक्कर लगाते हैं, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, मालाएं बांध रहे हैं वहाँ पे, उसके ऊपर जो मौली बांधते हैं उसको आराध्य देव मानते हैं, इसलिए क्योंकि उसके पास हक है दंडित करने का। तो पीपल का बिंब इसलिए लिया, और पीपल जो था, पीपल के पत्ते सिहरने से डरने लगे थे कि वो पीपल जानता है कि चीज़ें किस तरह से घटित हो रही हैं, उनके घटित होने के क्या कारण हैं, उनको घटित होने से कौन रोक सकता है। लेकिन वो अपनी अंदर की जो व्याधियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, उनसे वो इस तरह घिरा हुआ है कि उसके पास घनी छाँव नहीं है। वो आपको संरक्षण देने में असमर्थ है। उसे आपने नियुक्त कर दिया है कि आप देव हैं, हमारे पूज्य हैं, आपके पीछे ही सारा तंत्र चल रहा है, हमारे जीवन का आरोहण आपके पीछे। लेकिन वो सीढ़ियों के लिए, वो स्त्री के लिए न्याय करने की कोई भी स्थिति में समर्थ नहीं। उसके पत्ते इसीलिए चुप हैं, खामोश हैं, सिहरने से डरते हैं। यूकलिप्टस का पेड़ का जब जो आया, मुझे लगा कि कुछ ऐसे
लोग हैं जो बहुत बड़े हैं, ऊंचे हैं हमारे समाज में, जिनको हम कहते हैं मेरे ताया जी बड़े बुद्धिमान आदमी, प्रोफेसर हैं कॉलेज के, मेरे मामा हेड हैं किसी जो मेडिकल कॉलेज के, वो हैं। लेकिन होता क्या है कि मैं कहता हूँ यूकलिप्टस के पास में ये हुनर है कि वो दलदल को सुखा दे, लेकिन वे ऐसा करते नहीं। उनके ऊपर कौवे बैठे रहते हैं, चापलूस, लालची, नालायक, गंदगी फैलाने वाले ऊंचे लोगों के पास में इसी तरह के लोग, जहाँ जिस सिस्टम में जाएंगे, जो जितना ऊंचा हो गया उसके पास कौवे इकट्ठे हो गए सारे। इंसानों के लिए कोई जगह नहीं। यूकलिप्टस के पेड़ पर कोई आदमी चढ़ नहीं सकता है हाथ पकड़ के, वो अपने आप नहीं चढ़ सकता है, सीढ़ी लगा के भी उसका आरोहण नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे लालची, कौवा, धूर्त, नालायक, निकम्मा बन करके और उसका साथ लेना पड़ता है। हम हमेशा देखते हैं हमारी सोसाइटी में जो सामर्थ्यवान है उसके पास ऐसे ही लोगों का जमघट है। तो वो यूकलिप्टस जो है वो अपने पास में बैठे हुए चमचों को कहता है कि देखो क्या हो रहा है, एक स्त्री के साथ में, एक लड़की के साथ में, एक सीढ़ी के साथ में इस तरह का आचरण क्यों है। लेकिन चूंकि वो कौवे है, उसके पास वही धन है उसका, उसने यही धन कमाया, उसने लालची स्वार्थी लोग ही कमाए, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो हमारे समाज के भीतर सबसे ऊंचा किंतु सबसे अनुपयोगी व्यक्ति, उसका ज्ञान, उसकी सारी ताकत, उसका सारा धन हमारे समाज के कल्याण के काम नहीं आता है। तो मैंने एक इस तरह का बिंब लिया कि जो ऊंचा है वो यूकलिप्टस, वो काम नहीं आ रहा, सफ़ेदा है, वो कुछ नहीं कर सकता आपका। घर बहुत खाली हो गया था, पाबंदियाँ लगी हुई थी, लेकिन फिर भी माँ ने सीढ़ियों के नीचे रखे जूते उठा लिए। वे जूते घर में अक्सर माँ और बुआ, बहन, मौसी, इतने प्यार से जूते किसी ने नहीं पहनाए थे बच्चों को, जो किसी ने भी नहीं। अगर भाई ने, चाचा ने, पिता ने कहा तो यही कहा, क्या तुम्हें तस्मे बांधने नहीं आती, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कितने साल से जा रहे हो। माँ ने कभी नहीं कहा तुम्हें तस्मे बांधने नहीं आते, तुम्हें जूता पहनना नहीं आता। जो बहन ने कभी नहीं कहा, उसने कहा पाँव ऊपर करो तुम, मैं पहनाती हूँ। तो माँ ने अंततः वे जूते उठा लिए। माँ ने जो हमारे साथ में प्रार्थनाएं, कामनाएं, इच्छाएं रखी, वही हमारे जूते थे। लेकिन जब घर की अगली पीढ़ी की स्त्री जब वहाँ से छोड़ के जा रही है बाहर, तो हमारे पास में न वे दुआएं हैं, न कामनाएं हैं, न प्रार्थनाएं हैं। हमारे पास कुछ भी ऐसा खुश होने की कोई वजह नहीं है कि हमें आने वाली तकलीफ़ों से, कांटों से, हमें जो दुनिया से दुख मिलेंगे, उस दुख पर कौन मरहम रखेगा, वे शूज़ क्या होंगे, वे जूते कहाँ से होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। माँ उठा लेती है आखिर कि वो जानती है कि सीढ़ियाँ, माँ खुद अपने आप में एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पर चढ़ कर के घर ने अगला पायदान देखा है, इसलिए कि वो सीढ़ी पहले से ही बंधन में है। लेकिन जिस तरह से एक सीढ़ी घर से बाहर निकलती, उसी तरह से माँ भी एक खास तरह से हिम्मत करके ये कहती है कि नहीं, अब ये वक्त नहीं है, जूते ऐसे नहीं रहेंगे, सारी दुआएं खाली नहीं जाएगी। चाचा भी आखिर जब ये देखते हैं तो जो ब्रश होता है धूल झाड़ने का, उसे वहाँ से उठा लेते हैं। तो छोटे छोटे से बहुत हल्के हल्के से बिंब हैं ये, और इन बिंब के जो है मार्फत मैं अपनी बात कुछ इस तरह से कहता हूँ कि जो स्त्रियों के सुख और दुख हैं, वे होने से ही हमारे जीवन का आरोहण है। हमें उनसे सब छीन लेना नहीं चाहिए। हमें इसलिए भी नहीं कि माँ जब आखिरी 2 सीढ़ियाँ जब कम पड़ जाती है घर की, मतलब घर आगे ही बढ़ता है हमेशा, तो वो फुदक कर ऊपर चढ़ जाती है। मैंने कहा कि सीढ़ियों के पास में बच्चे बैठ नहीं पाते थे, फिर भी वहीं खेलते थे। बाहर से आए हुए लोग अक्सर सीढ़ियों पर बैठ कर बातें करते थे। सीढ़ियों के होने से ही वहाँ से हमें ठंडी हवा आती थी। धूप में भी हम धूप जाते थे, सर्दियों में तो वहाँ जाके बैठते थे। मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आते थे, मैंने देखा हमेशा। लेकिन मेहमानों के आते ही घर में बड़ा हल्ला होता था, अरे इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, इतने लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन वो हल्ला 5 मिनट 10 मिनट बाद में शांत हो जाता था, और असल चहल पहल, असल चहचहाट, असल ढाके, असल सुख दुख की बातें सिर्फ वहाँ होती थी जहाँ घर की औरतें इकट्ठी हो जाती थी। बुआ, माँ, बहन, बेटी, उनके बीच में, उनके पास में इतनी बातें होती थी कहने के लिए कि बाहर से आए हुए सब मेहमान जो थे, उनकी बातें 5 मिनट में खत्म हो जाती। उनका अहंकार, उनका दर्प, उनके जो रिश्तों के अभिमान, उनका ये कि ये सब हमारा है, हमने बनाया है, तुमने क्या कर लिया, उनके पास कुछ नहीं होता था बताने के लिए। क्या बताया आप, 5 मिनट में चुप हो गए। ताया जी कैसे चल रहा है तुम्हारा, भाई ठीक है, हाँ अच्छा है, तुम बताओ उस ज़मीन का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इस तरह की चंद बातें। लेकिन जहाँ घर की महिलाएं बैठी होती थी, वहाँ से असल खुशबू आती थी, घर होने की खुशबू,
ये था, वे सीढ़ियाँ थी जिन सीढ़ियों पर हम फंस जाते थे जा जा करके। माएँ बैठी होती थी, कूद के उनके बीच में घुस जाते थे। बड़े बड़े लोग चुपके से आते थे, फेरा दे के सुनते थे, उनकी बात में हाँ मिलाते, फिर बोलते हाँ हाँ ये बात हुई थी ना बुआ, ये बात ऐसी थी। तो वे सीढ़ियाँ ही थी जहाँ हम दौड़ दौड़ के गए, जहाँ हमने बैठ बैठ के देखा। एक मैं इस कहानी का अंत इस तरह से करता हूँ कि 21वीं सदी के रंग उड़े होर्डिंग पर एक नीलकंठ बैठा। 21वीं सदी मेरे जो अंतस में कोई किसी जो बड़े मन भावन जो स्लोगन की तरह आई थी। मुझे ऐसा अखबारों ने, रेडियो ने बताया था कि 21वीं सदी आएगी, उस 21वीं सदी में हम बदल जाएंगे, हम बहुत उन्नत, परिष्कृत, कुशल लोग होंगे, हमारा समाज आगे की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगा कि जो ख्वाब मैंने उस होर्डिंग पर देखा था, जिस ख्वाब में ये था कि हम सब समान रूप से कंधे से कंधा मिलाकर स्त्री और पुरुष आगे की ओर बढ़ेंगे, उस पर बनी हुई लड़की का चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है धुंधला पड़ गया था। लेकिन मेरी कहानी वहाँ जाकर के उदास होकर नहीं मरती, वो ये पूछती है कि क्या अब भी तुम्हें आशा है कि कुछ होगा? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, जो सबसे चतुर प्राणी है, जो मूर्ख है, जो दूसरों के बच्चे पालता है, जिसको हम चतुर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ है। जब हम अपने काम करते, बुरे काम करते हैं, तो हम उसी को बुलाते हैं, तुम कह दो, तुम आ गए, तुमने कुछ खा लिया, हमने कह दिया, सीढ़ियाँ खत्म, मर गई लड़की, बात खत्म हो गई, आत्मा मुक्त हो गई, शांति शांति शांति। लेकिन मैं पूछता हूँ वो नीलकंठ किस लिए बैठा? क्या उस होर्डिंग पर अब भी कोई उम्मीद बची है? क्या अब भी ऐसा होगा कभी कि हम इन दुखों को समझेंगे? क्या अब भी ऐसा होगा कि हम छीने गए सारे अधिकार वापस लौटा दें? एक इस तरह का छोटा सा बिंब और पुरुष के माध्यम से कहा गया ये संवाद है, और उस संवाद में मैं प्रेम पनवाड़ी हूँ। प्रेम पनवाड़ी का बिंब जो है, प्रेम पनवाड़ी के पास में आपने कभी जो आखिर में तस्वीर देखी होगी कि मैं कहीं पर मोटरसाइकिल के पास खड़ा हूँ, नवनीत जी की खींची हुई है, वहीं की बाड़मेर की है। तो वो जो प्रेम पनवाड़ी है वो हमारे वहाँ की सबसे मीठे पान की दुकान है। तो हमने वहाँ पान भी खाया था जब आए थे। तो वो प्रेम जो है वो खुद का सरनेम उल्फत लिखते हैं, तो मैंने उसको हिंदी में कर दिया प्रेम। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ एक लेमैन, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी ये जानता है कि लड़की के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो रूढ़ियों में जो बंधा हुआ उसका मन और मस्तिष्क कहता है कि ऐसा सदियों से होता है। सीढ़ियाँ पद दलित होने यानी पाँव तले रौंदे जाने के सिवा जो दूसरा काम कर सकती वो ये कि बावड़ियों में डूबकर आत्महत्या कर ले। हमारी कुंठाएं, हमारी रूढ़ियाँ, बेड़ियाँ इस तरह से तराशी गई हैं कि हमारे मुंह से किसी भी घटना को देखते ही औचक ये निकलता है यही होना था, यही होता आया है। लेकिन प्रेम पनवाड़ी तेज चुने वाला पान रखकर अपनी जीभ काट लेता है, वो असहमत है। ऐसा होता आया है लेकिन होना नहीं चाहिए, यही कहानी कहना